तो गाइस आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 17 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था जिन्हो हॉबिन को कहता है मुझे टारगेट करने की कोशिश मत कर, क्योंकि बदला लेना एक बहुत ही ज्यादा बचकानी चीज होती है अपने इमोशंस बाहर निकालने के लिए। इसके बावजूद भी हॉबिन जिन्हो को अपनी लाइव स्ट्रीम में कॉल आउट करने की कोशिश करता है उसके बारे में सब कुछ सच बता के लोगों को। लेकिन क्योंकि जिन्हो का पार्टनर टेसन जो एक पॉलिटिशियन है, इसलिए वो हॉबिन की बीच लाइव स्ट्रीम में ही अपनी पावर इस्तेमाल करके उसकी लाइव क्रैश करवा देता है और उसका चैनल बिल्कुल सस्पेंड कर देता है, या ये कहना सही होगा अपनी पावर के दम पे वो करवा देता है ये सब कुछ, जिस वजह से हॉबिन जिन्हो को कॉल आउट नहीं कर पाता। ऑब्वियसली जिन्हो को भी पता चल चुका है, उसके मना करने के बावजूद भी हॉबिन उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अपने साथ के बंदे डोंगशॉक को कहता है हॉबिन के बारे में मुझे हर एक छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, क्योंकि अब मेरी बारी है बदला लेने की। दूसरी तरफ हॉबिन चैनल सस्पेंड होने की वजह से जो काफी उदास होता है, रूमी उसको कहती है अगर तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो हम मेरा अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को कॉल आउट करने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए अगर हम दोनों कोलैब करते हैं तो जल्दी ही ट्रेंडिंग में पहुंच जाएंगे। ये सुन के हॉबिन और स्नैपर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और रूमी की भर भर के तारीफ करते हैं, जैसे कि रूमी तुम तो एक क्वीन हो, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। ये बातें सुन के रूमी चने के झाड़ में बहुत जल्दी चढ़ जाती है और स्टाइल से कहती है आखिर तुम्हें क्या बात कर रहे हो, मुझे वो मत बताओ जो मैं पहले से ही जानती हूँ, मुझे कुछ और बताओ। खैर मेरे चैनल पे अगर अगली वीडियो डालेंगे तो पैसे कैसे हम बांटेंगे आपस में वो भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ऑब्वियसली हॉबिन खुशी खुशी इस चीज के लिए मान जाता है और अपने घर जाते हुए भी रूमी की तारीफ बड़बड़ा रहा होता है अपने मुंह से, लेकिन अपने मन में कहता है मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट के लिए मेल भेज दिया है, जल्दी ही मुझे उस मेल का रिप्लाई आ जाना चाहिए, उसके बाद मेरा अकाउंट वापस आ जाएगा। अच्छा होता अगर हम जिन्हो को मेरे अकाउंट से कॉल आउट करते, लेकिन अभी रूमी का अकाउंट इस्तेमाल करने के अलावा हम पे और कोई रास्ता नहीं। खैर हॉबिन जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसको कहती है हॉबिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मैंने तुम्हें कॉल करी थी, तुमने उसका भी जवाब नहीं दिया। हॉबिन शूज निकालते हुए कहता है क्या आपने कॉल करी थी, मेरा फोन जरूर साइलेंट में होगा, वैसे आपने कॉल क्यों करी थी, क्या आप मुझसे बाहर से कुछ मंगवाना चाह रही थी। नहीं मैंने तुम्हें इसलिए कॉल करा था क्योंकि तुमसे मिलने कोई आया है। हॉबिन जैसे ये सुनता है तो देखता है उसके सामने खड़ा है जिन्हो ली। एक पल के लिए तो हॉबिन की फटके चार हो जाती है इससे। इतने में ही हॉबिन की मदर भी अपने काम में जाते हुए कहती है उन्होंने कहा वो तुम्हारे बॉस हैं, वो यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मैं अब काम पे जा रही हूँ, तुम एक अच्छे लड़के की तरह उन्हें कुछ फल वगैरह काट के दो। लेकिन आंटी को ये नहीं पता ये दोनों एक दूसरे को काटने की सोच रहे हैं, पर हॉबिन अभी जिन्हो ली के ऊपर हमला कर दे वो इतना भी पागल नहीं, उसे पता है वो पीटेगा और मारा भी जा सकता है। जो सेब हॉबिन जिन्हो ली को देने की सोच रहा था वो जमीन में गिर जाता है। जिन्हो उसे नीचे से उठाता है और हॉबिन उससे पूछता है तुझे मेरे घर के बारे में कैसे पता चला। पर जिन्हो सेब पे एक बाइट मारते हुए कहता है तू एक अच्छा बेटा है, लेकिन मैं तुझे जो करने के लिए कहता हूँ तो कभी नहीं करता। इतना समझाने के बावजूद भी तू मुझे कॉल आउट करने की सोच रहा था है ना, मैंने तुझे कहा था बदला लेना बहुत ही बचकाना होता है अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जिस पेन ड्राइव के दम पे तू मुझे एक्सपोज करने की सोच रहा था वो तेरे पास आई कहाँ से। हॉबिन सच सच बता, जिस दिन शोंगजुन मारा गया था उस दिन तू उससे मिला था है ना। हॉबिन घबराते हुए मना करने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही ये हॉबिन को उठा के जमीन में पटक देता है और उसे गर्दन से पकड़ के जमीन में लगा के कहता है मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, वैसे भी शोंगजुन को मरे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन तुझे पता है मैं तेरी ऐसी हालत कर सकता हूँ कि तू मुझसे मरने की भीख मांगेगा। जीयुन पार्क ये तेरी माँ का नाम है ना, वो ग्योमिल नाम के एक रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन इतनी रात को तेरी माँ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाहर तेरी माँ को कोई मार डाले। और सच में अभी जिन्हो लीग के बंदे हॉबिन की माँ के पीछे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली किसी तरीके का हार्म पहुंचाने की सोच रहे हैं। बोमी चोई के साथ भी यही सीन है जब वो अपने दोस्तों को बाय कह के जा रही होती है अपने घर, उसका भी कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं और हमें 244 की वॉइस ओवर आती है। बोमी चोई वो एक फेमस हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी है, लेकिन इसका क्या फायदा जब वो डायरेक्टर अपनी बेटी को बचा ही ना पाए। इसके बाद हम देखते हैं रूमी को जो जॉगिंग कर रही है और कुछ लोग उसको टारगेट करने के लिए भी कुत्तों की तरह उसको देख रहे हैं। जिन्हो ली इसके बारे में कहता है और यो रूमी उससे तो मैं पहले मिल चुका हूँ, वो खुद को ऐसा दिखाती है जैसे काफी ज्यादा टफ है, लेकिन वो सिर्फ एक बच्ची है जो अंदर से काफी कमजोर है। मुझे लगता है मेरे लोग जब उसको धप्पा करेंगे तो वो खुद को टफ नहीं दिखा पाएगी। और हाँ हॉबिन की एडिटर ग्योल ली, शायद उस बच्ची को लगता होगा कोरिया एक बहुत ज्यादा अच्छी जगह है क्योंकि वो कुछ टाइम पहले ही कोरिया आई है, लेकिन उसके साथ जो होने वाला है उसके बाद वो अपना मन बदल लेगी। ग्योल भी जो अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रही थी उसके घर की डोरबेल बजती है और यहाँ पे भी कुछ हरामखोर गैंगस्टर आए होते हैं ग्योल को टारगेट करने के लिए, लेकिन जिन्हो ने यहाँ पे गलती कर दी। शायद उसे पता नहीं घर के अंदर कोई ऐसा भी है जो अपनी में आ गया तो पूरी वायरल हिट मानवा अगले चैप्टर में खत्म कर देगा। खैर ये बातें सुन के हॉबिन बाहर की तरफ भागता है अपने लोगों को बचाने के लिए और जिन्हो अब भी बोल रहा होता है हॉबिन अगर तेरे सारे लोग एक साथ खतरे में होंगे तो तू क्या करेगा, पहले तू किसको बचाने जाएगा। और हॉबिन भागते हुए जाता है अपनी मॉम को बचाने के लिए। वो उस रेस्टोरेंट में जाते ही जहाँ पे वो काम करती है उनके गले लग जाता है और रोने लगता है। हॉबिन की मदर को समझ नहीं आता आखिर बात क्या है, लेकिन क्योंकि इस रेस्टोरेंट में भी काफी सारे गैंगस्टर्स बैठे हैं
पहले से जो चुपके से हॉबिन की मदर को कभी भी निपटाने की सोच रहे हैं। इसलिए हॉबिन अपनी मदर की बातों का जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है मैं भी आज यहीं पे रुकूंगा आपके साथ। जिन्हो तक खबर पहुंच जाती है हॉबिन ने अपनी मदर को बचाना चूज करा, इसलिए खुद से कहता है तो वो अपनी माँ को बचाने गया। लगता है हॉबिन को ये नहीं पता कि वो शोंगजुन से कितना ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन क्या वो अपने बाकी दोस्तों के बारे में नहीं सोच रहा है। इसके बाद हम बोमी को देखते हैं जो अब भी पैदल घर जा रही होती है और उसको एहसास होता है शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके मन में बातें चल रही होती है, क्या उसे भाग जाना चाहिए या फिर बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। इतने में ही उसके पीछे से तो उसका पीछा हो ही रहा था, इतने में ही आगे से भी काफी सारे लोग आ जाते हैं उसको धप्पा करने के लिए। अब वो चाह के भी नहीं भाग सकती, इसलिए अपने फोन में कुछ करते हुए खुद से कहती है मुझे कुछ करना होगा, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जो गैंगस्टर्स बोमी को बस पकड़ने ही वाले थे, उनके आगे एक वैन आके उनका रास्ता रोक लेती है और सीधा दीवार में जाके टकराती है। ऑब्वियसली वैन हांचो शियोंग की है जिसे टेहुन बार बार ठोकता रहता है क्योंकि उसे ठीक से चलानी नहीं आती है और हांचो शियोंग को अपनी वैन से काफी ज्यादा प्यार है। टेहुन वैन में योनवू को भी लेके आया होता है और कॉल में हॉबिन को कहता है साला इसका ब्रेक लेफ्ट साइड में क्यों था, इसको ठोकने के लिए मेरे डैड मुझे जान से मार देंगे। योनवू बोमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और टेहुन हॉबिन को बताता है मुझे बोमी कहीं से इंजर्ड नहीं लग रही है। लेकिन हॉबिन फालतू की बातें करते हुए कहता है चलो भगवान का शुक्रिया है, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए भगवान से दुआएं कर रहा हूँ। अबे साले मुंह बंद कर, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ इन सब से निपट के। यहाँ का मैटर संभालने तो टेहुन और योनवू आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं रूमी को जो इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो धप्पा होने वाली है मस्त जॉगिंग कर रही है। इतने में ही एक बंदा उसके पीछे से आता है, एक हाथ से कवर पकड़ता है, दूसरे हाथ से मुंह बंद कर देता है। बड़े अचानक से ही पगली ग्योल यहाँ पे आके उस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसको गिरा देती है और रूमी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन रूमी कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं होती, शायद उसे थोड़ा शॉक लगा है। लेकिन रूमी की मदद करने के लिए वेंगर भी यहाँ पे आ चुका है और कॉल पे हॉबिन को कहता है हाँ मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, सही बात यह है कि तेरी कंपनी के एम्प्लॉय जीपीएस यूज करते हैं, तू जल्दी पुलिस को बुला ले क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं इन सबको मार डालूंगा। लेकिन इसकी छोटी बहन यार ये मेरे को बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर लगती है, मतलब ये थोड़ी थोड़ी पगली किस्म की है और अभी सारे लोगों को मिडिल फिंगर दिखा रही है। इसके बाद हम देखते हैं प्यारी ग्योल के घर का सीन जिसके घर की घंटी कुछ दरिंदे गैंगस्टर्स बजाते हैं। ग्योल बाहर आके कहती है क्या डिलीवरी वाला आ गया, लेकिन ये दरिंदे डिलीवरी वाले नहीं होते और ग्योल को देख के इनके चेहरे में एक इविल स्माइल होती है। बट इतने में ही दरवाजे में आता है सारे इविल्स का बाप और कहता है अबे ओए मेरी बेटी को देख के तो स्माइल क्यों कर रहा है बे। ये हरामी अब भी स्माइल करे ही जा रहे होते हैं और कमरे के अंदर आने की कोशिश करते हैं। इतने में ही सैमडैक इनमें से एक की ठुड्डी में छाते का हैंडल लगाता है और ग्योल को अंदर जाने के लिए कहने के बाद इनको कहता है जितना बेकार तो दिख रहा है उस हिसाब से लगता है तू यहाँ पे मेरे लिए तो नहीं आया होगा, या तू मेरी बेटी को टारगेट कर रहा है, लेकिन मेरी बेटी को टारगेट क्यों कर रहा है। पीछे से एक बंदा चाकू लेके जैसे ही सैमडैक की तरफ बढ़ता है सैमडैक उसके हाथ में छाता मार के चाकू छुड़वा देता है और कहता है मैंने कुछ पूछा है। सिर्फ इस चीज से ही ये बंदे समझ चुके हैं सैमडैक कोई मजाक नहीं है, इसलिए सीरियसली अपने चाकू से सैमडैक के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चाकू अपने कोट से ठीक से बाहर भी नहीं निकाल पाए थे। इतने में ही सैमडैक इनमें से दो बंदों के गालों में इतनी स्पीड से छाता मारता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। फिर उनमें से ही एक की गर्दन छाते के हैंडल में फंसा के अपनी तरफ खींच के वापस से छाता मार के स्पीड में पीछे फेंक देता है। ये देख के बाकी के हरामखोर जैसे ही सैमडैक के ऊपर हमला करते हैं तो सैमडैक उन्हें कहता है मैं देख के बता सकता हूँ तुम सबकी औकात कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे खून की स्मेल आ रही है। अब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए अब भी मेरे ऊपर हमला करने की सोच रहे हो। तुमने भले ही अब तक काफी सारे लोगों को मारा होगा, लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा। इसके बाद सैमडैक छाते से इनको अलग अलग स्टाइल में मारता है। ये लोग सैमडैक के सामने पत्तों की तरह बिखर के रह जाते हैं, इनकी कोई सच में औकात नहीं होती सैमडैक के सामने। मतलब सैमडैक को क्या, ये सैमडैक के छाते तक को नहीं छू पा रहे हैं। इन सबका कुत्ता बनाने के बाद सैमडैक के पीछे से वही बंदा आता है गन लेके जिसने शोंगजुन को मारा था। इसके फुट स्टेप्स की आवाज सुन के सैमडैक इसको कहता है तेरे कदमों की आवाज बाकियों से थोड़ी अलग है, तो जरूर कोई ऐसा होगा जिसके अंदर कुछ स्किल्स हैं। लेकिन ये बंदा पीछे से सैमडैक के ऊपर गन तान देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टेहुन जो रूमी को बचाने के लिए आ रखा है वो भी ये देख के हैरान है कि सामने वालों के पास असली चाकू है और उससे वो टेहुन के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसलिए टेहुन टेंशन में तो होता है, लेकिन फिर भी चाकू के हमले को डॉज करके इनको मारने की कोशिश करता है। टेहुन इन लोगों को मारने के लिए टाइकोंडो की अलग अलग किक्स का इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों के जैसे ही लाते पड़ती हैं। एक बंदा चापड़ से पीछे से टेहुन के ऊपर हमला करता है। इस हमले से टेहुन के लिए और भी ज्यादा बचना मुश्किल था, लेकिन योनवू यहाँ पे आके चापड़ वाले के स्ट्रेट पंच मार के उसको पीछे फेंक देता है। भले ये दोनों अच्छे फाइटर हैं, लेकिन दोनों को पता है सामने असली गैंगस्टर्स हैं, इसलिए इन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। योनवू टेहुन से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। टेहुन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तू उनका ध्यान अपनी तरफ खींच और जब उनका ध्यान तेरी तरफ होगा तो मैं उन्हें पीछे से मार दूंगा। योनवू साफ मना कर देता है क्योंकि उन लोगों के पास असली चाकू है, इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता। बोमी भी कॉल पे किसी को बोल रही होती है जल्दी आओ, इनके पास असली चाकू है। भले इन दोनों ने कुछ बंदों को मार के जमीन में गिरा दिया है, लेकिन फिर भी इनके सामने काफी लोग बाकी हैं अभी। इससे टेहुन योनवू को कहता है योनवू अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। तुझे वहाँ पे वो टूटी हुई दीवार दिख रही है, जल्दी से लड़की को पकड़ और वहाँ से लेके भाग जा। योनवू टेहुन की बात मानता है और बोमी को पकड़
पकड़ के यहाँ से भाग जाता है। योनवू को लग रहा था कि टेहुन भी यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन टेहुन गैंगस्टर्स का रास्ता रोकने के लिए पीछे ही रुक जाता है और कहता है, अबे ओए, अगर लड़की को सही जगह छोड़ने के बाद अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तुझे मार डालूंगा। दूसरी तरफ रूमी को बचाने के लिए वैंगक भी गैंगस्टर्स के मुक्के ही मुक्के बजा रहा होता है। इतने में एक बंदा चापड़ लेके इसके पीछे आता है इसको मारने के लिए, जिसकी शक्ल देख के लग रहा है हमेशा अच्छा काम करके 150 रुपए एक्स्ट्रा लेता है अपने बॉस से। लेकिन वैंगक के जैसे ही काफी बार चाकू मारता है तो वैंगक सारे ही हमलों को डॉज कर देता है और इसके मुंह पे पड़ता है एक मुक्का, जिससे ये सीधा जमीन में जाके चिपकता है। बगल में ही पगली ग्योल जो रूमी को संभाल रही है, ब्रास नकल पहन के उसके हाथों में खुजली हो रही होती है वैंगक के साथ उन बंदों को मारने की, इसलिए जंप करके एक बंदे को मारने जाती है। लेकिन इससे पहले ही वो बंदा चाकू घुमा देता है जो कि ग्योल को काट सकता था, लेकिन वैंगक बीच में आकर उसको साइड कर देता है और ग्योल को कहता है, ग्योल मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, इसलिए रूमी को लेके जल्दी से यहाँ से निकलो। बेवकूफ कहीं के, तू यहाँ पे हीरो बनना चाहता है, आखिर मैं यहाँ से क्यों भागूं? तुझे लगता है तो एक बार फिर से मेरा बेवकूफ बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। अगर हम साथ में मिलकर इनसे फाइट करते हैं तो हम इन्हें जल्दी हरा देंगे। वैंगक को अपनी बहन का प्यार समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी सीरियसली कहता है, ग्योल मेरी बात सुनो, क्या तुम रूमी को दोबारा से नाराज करना चाहती हो? तुम ही तो यहाँ पे उसको बचाने के लिए आई थी ना। इसलिए फाइनली ग्योल रूमी को कंधे में उठा के यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते कहती है, मेरा इंतजार करना, मैं किसी पुलिस वाले की बंदूक चुरा के जल्दी से वापस आती हूँ। रूमी, बूमी और ग्योल हान तीनों की तीनों पुलिस तक पहुंच चुकी होती हैं। इतने में ही स्नैपर और मांगी भी यहाँ पे आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? और आखिर हॉबिन कहाँ है, उसका क्या हुआ? ग्योल स्नैपर लोगों को कहती है, हरामजादो थोड़ा सा और देर से आ जाते, सीधा हमारे फ्यूनरल में ही आते ना। हान ग्योल पगली तो है ही, कहती है कि इन दोनों लड़कियों को मैंने बचाया, सबको मैंने बचाया है। लेकिन पुलिस वाले ये देख के सीरियस होते हैं कि इन लड़कियों के ऊपर हमला हुआ है, आखिर बात क्या है, कुछ सीरियस लग रहा है। जैसे ही स्नैपर को पता चलता है वैंगक, टेहुन और योनवू पीछे रुके हैं गैंगस्टर्स को रोकने के लिए। स्नैपर को लगता है वो लोग खुद को कुर्बान करके इन लड़कियों को बचा गए, लेकिन इतने में ही वो तीनों लौंडे यहाँ पे पहुंच जाते हैं और हॉबिन भी उनके साथ होता है। ग्योल कहती है, मुझे तो लग रहा है तुम सड़क में मरे पड़े होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पे सही सलामत आ गए। टेहुन कहता है, या तो ये चाहती थी कि हम सड़क में पड़े हुए होते, वो तो अच्छा हुआ वो खुद ही वहाँ से चले गए। उनकी शुरुआत से ही हमें मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। मुझे नहीं पता उन्हें किसने भेजा था, लेकिन उनका मकसद हमें मारना नहीं था। जरूर कोई ऐसा जो यहाँ पे नहीं है, उसने उन्हें भेजा होगा। इतने में ही जिन्हो भी यहाँ पे पहुँच जाता है और इनको कहता है, काफी अच्छा सवाल है, आखिर उन लोगों को किसने भेजा होगा? वो जो कोई भी होगा जरूर बहुत ज्यादा बुरा इंसान होगा। अरे यहाँ पे तो पुलिस वाले भी मौजूद हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? हॉबिन क्या हुआ, क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है? मतलब भाई खुद ही सारा कांड करके इस्माइल के साथ इन्हें बोल रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन हॉबिन इसे देखते ही पुलिस वालों को चिल्ला के कहता है, ऑफिसर्स ये वही है जिसने ये सब कुछ करवाया है, इसी ने उन लोगों को हमें अटैक करने का ऑर्डर दिया था। पुलिस वाले हैरान होते हैं, आखिर ये बच्चा क्या बोल रहा है। इतने में ही जिन्हो हॉबिन के पीछे से आके उसको कहता है, हॉबिन एक बार फिर से सोच ले, क्या तू ये सच में करना चाहता है? क्या तुझे पूरा यकीन है तू बाद में सबको हैंडल कर पाएगा? टेहुन भी जिन्हो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्नैपर और मांगी उसको पकड़ लेते हैं और हॉबिन को रियलाइज होता है जिन्हो तो अभी हमें मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, फिर भी उसने इतना कुछ कर दिया। इसलिए समझदारी दिखाते हुए जिन्हो के सामने सर झुका के कहता है पुलिस वालों के सामने, मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। इसके बाद हम जिन्हो के अड्डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे डोंगशॉक और नेमलेस गैंगस्टर्स अपना अपना काम करके आए हैं। डोंगशॉक बताता है उसको जो काम दिया गया था उसने वो कर दिया है, भले ही उनके कुछ बंदे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे बंदों ने वैसे भी बस उन बच्चों को डराया था, उन्हें जान से नहीं मारा, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी पुलिस स्टेशन में भी। लेकिन रियलिटी में डोंगशॉक चाह रहा था उन्हें मारने का ही ऑर्डर अगर जिन्हो दे देता तो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि इन लोगों के लिए किसी को निपटाना हलवा खाने जैसा है। अभी यहाँ पे 3 कट्टे भी पड़े हैं जिनके बाहर से खून लगा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर कोई है। इसके बाद जिन्हो नेमलेस गैंगस्टर से कहता है, तुम्हारी तरफ सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या उस लड़की के बाप की आइडेंटिटी तुमने कंफर्म करी? मैंने तुम्हें कहा था अगर उस ग्योल नाम की लड़की का फादर वही हुआ तो बिना कुछ करे वापस आ जाना, और अगर उसका फादर वो नहीं होता तो लड़की को उठा के लेके आ जाना। लेकिन तुम यहाँ पे अकेले आए हो, इसका मतलब उस लड़की का बाप वही है जो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब सैम डैक की लेजेंडरी कहानियां इन लोगों ने भी सुनी होंगी। गैंगस्टर कहता है, आपने सही कहा, भले ही अब वो काफी अलग लगता है, लेकिन मैं श्योर हूँ वो वही है। और जब सैम डैक की पहचान इनको कंफर्म हो ही चुकी है, इसलिए जिन्हो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। हॉबिन के पास श्योंगजुन की पेन ड्राइव थी, लेकिन तुमने मुझे कहा था जिस दिन श्योंगजुन मरा था वहाँ पे कोई भी आई विटनेस नहीं था। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो, मुझे माफ कर देना बॉस। यार कोई बात नहीं, अंत में सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। श्योंगजुन वाला मामला पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए हम हॉबिन को अपना पूरा वक्त लेके मारेंगे। हमारी दूसरे देश की ब्रांच ने आज मुझसे संपर्क करा था और मुझे बताया वो लोग जल्दी ही कोरिया आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना सारी तैयारियां अच्छे से हों। अभी जिन कट्टों में खून लगा था वो अंदर से हिल भी रहे होते हैं, ना जाने कट्टे के अंदर किसको धोके रखा है इन्होंने। जिन्हो के यहाँ से जाने के बाद डोंगशॉक नेमलेस गैंगस्टर को कहता है, ओए नेमलेस,
आजकल तेरे साथ क्या चल रहा है? आखिर तू बॉस को हमेशा गुस्सा क्यों दिलाता है? और उस लड़की का बाप कौन है जिसकी तू बात कर रहा था? मुझे लगता है तेरे जैसा खतरनाक बंदा, चाहे वो कोई भी होता बाप, तू उसे गोली मार के अब तक यहाँ पे लेके आता घसीट के। जब मैंने गन उसके ऊपर लगा रखी थी तो वो बस ट्रिगर में देखे जा रहा था। क्या ट्रिगर में देखे जा रहा था? हाँ, ठीक तरीके से कहूँ तो वो अपनी मर्जी से मेरी गन के सामने खड़ा था। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी अगर मैंने गोली चलाई तो वो उससे आसानी से बच जाएगा। मैं जानता हूँ ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन उस चीज के नामुमकिन होने के बावजूद ना जाने किस वजह से मुझे लग रहा था वो गोली से बच जाएगा। और सच में सैमडैक के ऊपर जब इसने गन तान रखी थी तो पसीने भी इसी के छूट रहे थे और सैमडैक की आंखें इसको चीख चीख के बोल रही थी, बेटे गोली चला अगर दम है तो। ये सुनकर डोंगशॉक के भी पसीने छूट जाते हैं और कहता है, क्या लेकिन ये बात सेंस कैसे बनाती है? गैंगस्टर कहता है, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो वही इंसान है तो ये बात सेंस बनाती है। अगर वो वही लेजेंडरी बंदा है जो उस यूनिट में था जिसमें मैं था, तो फिर अगर मैं उस पर गोली चला भी देता तो मारा मैं ही जाता। मतलब यार सैमडैक का ऑरा देख रहे हो तुम? इस बंदे का ऑरा पूरे पीटीजे यूनिवर्स में पीक में आता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं सैमडैक हॉबिन की कंपनी में पहुंच जाता है और हॉबिन का कॉलर पकड़ के उसके रैप्टे मारते हुए कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो किन लफड़ों में पड़ा है जिस वजह से वो लोग हमारे घर में आए? याल सैमडैक को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकते नहीं, बस हॉबिन के रैप्टे पड़े जा रहे होते हैं। इतने में हॉबिन खुद ही रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोच लिया है मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरे दोस्त आज खतरे में थे। मैं चीजों को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा था क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना दोस्तों, अब मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ। स्नैपर चिल्ला के कहता है, आखिर तू ये क्या बोल रहा है? यहाँ तक आने के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। लेकिन इसके बाद रूमी भी रोते हुए कहती है, अब मुझसे ये और नहीं होगा। आज मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए मैं भी कंपनी छोड़ रही हूँ। कंपनी से भी सारे लोग जा चुके हैं और हॉबिन अकेला उदास बैठा है। उसके हाथ में एक फोटो है जिसमें उसकी कंपनी के सारे लोग मस्ती कर रहे थे। हॉबिन उन यादों को याद करते हुए अपने मन में कहता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, यही अंत है। हॉबिन को वो सारे पल याद आते हैं जब इन्होंने साथ में कभी मस्ती करी थी और अच्छा टाइम बिताया था। इसलिए एक आखिरी बार स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, सही कहा, मैं अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकता। अब मैं ये सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। लेकिन इतने में ही बाहर से बेल बजती है। हॉबिन को लगता है उसके बंदे वापस आ चुके हैं, यानी कि उसके दोस्त लोग। ऐसा दरवाजा खोलते ही कहता है, तुम लोग अब तक गए क्यों नहीं? लेकिन देखता है बाहर उसके दोस्त नहीं बल्कि वो लड़की होती है जो अचानक से उसके रैप्टा मार के उसको गले लगा के गई थी। हॉबिन को समझ नहीं आता आखिर ये कौन है और यहाँ पे कर क्या रही है। लेकिन ये लड़की हॉबिन को कहती है, क्या तुम अब जिन्हो ली का पीछा छोड़ रहे हो? लेकिन किसने कहा तुम उसको ऐसे छोड़ सकते हो? तुम्हें जिन्हो को उसके कर्मों की सजा दिलानी ही होगी। कम से कम शोंगजुन के लिए तो तुम्हें ये करना ही होगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलाऊंगी जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हॉबिन को समझ नहीं आता अचानक से ये है कौन और चाहती क्या है। बड़ी लड़की कहती है, ज्यादा मत सोच, मेरे साथ कार में बैठ। और कार में ये हॉबिन को एक ऐसी जगह लेके जाती है जो काफी बढ़िया लग रही होती है। वहाँ पे एक बंदा भारी भारी वेट्स मार रहा होता है जिम में और हॉबिन और उस लड़की को देख के कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? लड़की उस बंदे को जवाब देती है, तुम्हें पता है ये कौन है? ये हॉबिन है। इसने जिन्हो ली को कॉल आउट करने की कोशिश करी थी लेकिन नाकामयाब रहा। हॉबिन को लग रहा होता है जिससे वो मिलने आया है उसको शायद उसने टीवी में पहले कहीं देखा है। लेकिन वो बंदा लड़की को कहता है, तो फिर तू यहाँ पे इसको लेके क्यों आई है? लड़की कहती है, कम से कम इससे एक बार बात तो कर लो। लेकिन ये बंदा जिसका नाम योंग हुआंग है जो एक पॉलिटिशियन है टेसनजू की तरह, लड़की को सीधा कहता है, यहाँ से दफा हो जा और इस चिलकोजे को भी अपने साथ लेके जा। वैसे भी इस बच्चे के दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे किसी के साथ मैं कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। इतनी जल्दी मत करो, भले ये बच्चा कोई बेवकूफ होगा लेकिन शोंगजुन ने इसके ऊपर यकीन करा है। तुम बोल रही हो शोंगजुन ने मरने से पहले इसके ऊपर यकीन करा था? अगर ऐसी बात है तो मरते वक्त उसका दिमाग ठिकाने में नहीं होगा। आखिर वो बिना प्रॉपर प्लान के ऐसा कैसे कर सकता है? इस बच्चे से बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए से यहाँ से लेके जाओ। इसके यहाँ पे होने से मेरे लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लगता है तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है जो तुम इस गधे को यहाँ पे लेके आई हो। हॉबिन एक स्माइल के साथ कहता है, एक्सक्यूज मी, आपका इस बात से क्या मतलब था कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं? तुझे क्या लगता है उसका मतलब क्या होगा? जिन्हो ली और टेसनजू वो दोनों ऐसे लोग हैं जो कभी किसी को माफ नहीं करते। क्या तुम बच्चों को ऐसा लगता है वो तुम बच्चों को मार नहीं सकते? उन्होंने बस अभी तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि वो कुछ देर तक शांति से रहना चाहते हैं। वो जो भी काम करते हैं पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। तुम्हें क्या लगता है तुम उन लोगों से बचने में कामयाब हो चुके हो? जिस पल तुम लोगों ने उन दोनों को टारगेट करा था उसी वक्त तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी थी और ऐसा भी हो सकता है जल्दी ही तुम सारे बच्चे मारे जाओ। गार्ड्स
इनको उठा के बाहर फेंको। और तुम सरकारी वकील, इस बच्चे के मामले में मत पड़ो। कोई पूछे तो याद रखना, मैं इस बच्चे से कभी मिला ही नहीं। ये कह के योंग हांग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हॉबिन पीछे से कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं ये मदद अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए मांग रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने कुछ गलत नहीं करा, उन्हें मैंने जैसा करने के लिए कहा उन्होंने बस वो करा, इसलिए अपनी वजह से मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। योंग हांग इसके सामने आके कहता है, लगता है ये बच्चा पागल हो चुका है। अगर मैं तेरी मदद करने से मना कर दूं तो फिर मैं टेसन-जू के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा मैं तुमसे मिला था। और फिर क्या बोलेगा उसको मेरे बारे में? उसको बस इतना बताने से ही मैं तुझसे मिला था, उसे तेरे ऊपर शक होने लगेगा। ये सुन के योंग हांग हॉबिन का मुंह पकड़ के कहता है, अच्छा साले, तुझे लगता है टेसन-जू लोगों को मार सकता है, लेकिन मैं नहीं मार सकता। ये हॉबिन को जमीन में गिरा के कहता है, मुझे दिखा तेरे अंदर कितनी काबिलियत है, उसके बाद कुछ सोचूंगा। यहाँ से जाते हुए योंग हांग को वो बात याद आ रही होती है जब शोंगजुन ने भी सेम ऐसा ही करा था इसके साथ। शोंगजुन ने भी कहा था, मैं टेसन-जू को बता दूंगा मैं तुझसे मिला था। इसलिए योंग हांग जाते हुए अपने मन में कहता है, शोंगजुन बेग, तूने मेरे पास काफी फनी बंदा भेजा है। इसके बाद जब सरकारी वकील हॉबिन को कार में वापस लेके जा रही होती है तो हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जिस वक्त इस लड़की की मुलाकात पहली बार शोंगजुन से हुई थी। ये लड़की वकील थी शोंगजुन के अगेंस्ट और शोंगजुन खुद को डिफेंड कर रहा था। शोंगजुन तो एक वकील था भी नहीं, उसके बावजूद भी वो इस लड़की से जीत जाता है। इसलिए हारने के बाद कोर्ट से बाहर आके ये सिगरेट पीते हुए खुद से कहती है, एक डिफेंडेंट ने खुद को ही डिफेंड कर लिया। शिट, ये साले हरामजादे याकुजास, आखिर उस साले ने लॉ की स्टडी कहाँ से करी? सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक है। इतने में ही शोंगजुन यहाँ पे आ जाता है और कहता है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये तो डेफेमेशन के अंडर में आता है ना। लेकिन लड़की अपनी लॉ की स्टडी का फ्लेक्स मारते हुए कहती है कि ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए ये नहीं आता डेफेमेशन के अंडर में। इसलिए शोंगजुन यहाँ से जाते हुए इसको और ज्यादा छेड़ते हुए कहता है, काफी अजीब बात है, तुम्हें तो लॉ के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझसे हार गई। लड़की चिढ़ के इसको माँ बहन की गालियां देते हुए कहती है, तू खुद को बहुत ज्यादा समझता है क्या? तू खुद को महान समझता है? शोंगजुन दोबारा से पॉइंट मार देता है, तुम चाहती हो अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं? खैर यही थी शोंगजुन और इस वकील की पहली मुलाकात। और प्रेजेंट मोमेंट में जब ये वकील हॉबिन को घर लेके जा रही है तो हॉबिन पीछे वाली सीट में बिल्कुल सांड की तरह पड़ा हुआ है। इसलिए अपने मन में कहती है, ये हरामजादा पीछे ऐसे पड़ा है जैसे इसके बाप की कार होगी। मन तो कर रहा है साले को जान से मार दूं। शोंगजुन बेग, क्या तुम सीरियस हो? आखिर तुम इस बच्चे पे यकीन कैसे कर सकते हो? इसके बाद हम वेंगक के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हान ग्योल बोरियत की वजह से मुंह के बल जमीन में पड़ी होती है, क्योंकि एक इस तरीके की लड़की है जिसको लफड़े काफी ज्यादा पसंद है। इसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। ऐसे जैसे ही इसके घर की बेल बजती है, अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लेके बहुत ही खुशी में बाहर आ जाती है। सोचती है पंगे करने को मिलेंगे, लेकिन बाहर कोई पंगे करने नहीं बल्कि बाहर आया होता है हॉबिन। ग्योल हॉबिन से मजे लेते हुए कहती है, हा हा हा, देखो तो जरा कौन आया है? तू तो वही उस डूबी हुई कंपनी का बॉस है ना? तो बता भिखारी, आखिर यहाँ पे क्या करने आया है तू? क्या मुझसे भीख मांगने आया है? तूने ही मुझे कॉल आउट करा था ना, देखा तुझे तेरे कर्मों की सजा मिल रही है। अब यहाँ से भाग जा भिखारी, मैं तुझे एक भी पैसा नहीं देने वाली। हॉबिन कहता है, ग्योल क्या तुम अब भी अपने पुराने दिनों को याद करती हो? भिखारी फालतू की बकवास मत कर, तू जो भी बोलेगा मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। ग्योल तुम पहले एक्सजे कंपनी में थी और मेरे पास कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर तुमने वो कर दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन अगर तुमने वो नहीं करा तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम ही हम सब में से सबसे ज्यादा पागल और क्रेजी किस्म की हो। इसके बाद हॉबिन जाता है ग्योल के घर, लेकिन दरवाजा खोलते हैं सैम डैक और हॉबिन को कहते हैं, जरा देखो तो कौन आया है, हराम के बच्चे। मुझे लगता है मैंने पहले ही साफ साफ बता दिया था, अगर तू दोबारा से मेरी बेटी के पास आने की कोशिश करा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं यहाँ पे ग्योल से मिलने नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा ग्योल को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें अपने हाथों से फाड़ डालूंगा। ग्योल अंदर सो रही होती है। सैम डैक दरवाजा बंद करते हुए कहते हैं, मेरी नजरों से दफा हो जा, लेकिन हॉबिन हिम्मत करते हुए दरवाजा ही पकड़ लेता है और सैम डैक से ऐसी बदतमीजी किसी को भी भारी पड़ सकती है, इसलिए सैम डैक कहते हैं, तुझे क्या लगता है बे, तू ये क्या कर रहा है? वो लोग जो ग्योल को मारने आए थे वो लोग वापस आएंगे। ग्योल खतरे में है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है मास्टर। तुम चाहते हो मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊं या तुम्हारे लिए फाइट करूं? मुझे सब पता है क्या चल रहा है, तुम कैसी मुसीबत में हो। मुझे ये भी पता है तुम्हारा सामना कैसे लोगों से हो रहा है। ग्योल मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी है। अगर ऐसी बात है फिर तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र का एक बच्चा मर गया। वो किसी से बदला लेने के पीछे बहुत ज्यादा पागल था। वो मारा गया क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि उसके साथ क्या हो सकता है। मैं फाइटिंग ट्यूटोरियल वीडियोस को भी डिलीट कर दूंगा।
मुझे आइडिया नहीं था कि वो अब भी ऑनलाइन है। देखो बच्चे, तुम चाहते हो मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊं, लेकिन जो मैं सिखाता हूँ वो फाइटिंग नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे आसपास के लोगों को दुखी करती है। अगर तुम्हें चोट पहुंचेगी तो इससे ग्योल को काफी ज्यादा दुख होगा, और मैं ग्योल को दुखी नहीं देखना चाहता। मुझे माफ करना, मुझे लगता था जैसे मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। घर जाओ बच्चे, मैं नहीं सिखाऊंगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सरकारी वकील को, जो नाहा के बाहर आती है और एक दीवार में देखती है शोंगजुन और उसकी पुरानी फोटो। लेकिन ये शायद पुराना सीन है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पे ये अपनी कार में हॉबिन को उसके घर छोड़ देती है और हॉबिन थैंक्स कहता है इसको। साथ ही में इस लड़की की कार चलाने की स्किल की भी तारीफ करता है, क्योंकि वो इतनी बढ़िया से कार चला रही थी कि हॉबिन घोड़े बेच के पीछे सो रहा था। इन्हीं बातों के बीच में लड़की इसको कहती है, वैसे बच्चे मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे बता, आखिर तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? आखिर तू जिन्हो ली को टारगेट क्यों कर रहा है? तेरा तो उसके साथ कोई झगड़ा नहीं। क्या तू उससे शोंगजुन बेग की मौत का बदला लेना चाहता है? लेकिन तू और शोंगजुन तो एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं थे। या फिर तू ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए? हाँ, पहले मैं ये पैसों के लिए ही किया करता था। मैंने अपना चैनल पैसे कमाने के लिए ही खोला था। मैं बुरे लोगों को कॉल आउट करके ऐसी एक्टिंग करता था जैसे मैं इंसाफ कर रहा हूँ सबके साथ। कुछ पैसे कमाने के बाद मैं सोच रहा था स्ट्रीमिंग करना बंद कर दूंगा, लेकिन बाद में मैंने अपना मन बदल लिया। इस दुनिया में काफी सारे बुरे लोग हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे ऊपर यकीन करते हैं। ये सुनने में तुम्हें काफी अजीब लग सकता है, लेकिन इंसाफ क्या होता है ये मैं अलग तरीके से देखता हूँ। लेकिन अब तक तुम जितने लोगों से लड़े हो, जिन्हो ली उनसे काफी ज्यादा अलग है। उससे लड़ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज तक मैंने जितने भी लोगों से फाइट करी है, ऐसा तो मेरे साथ हमेशा से होता आया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हर बार जीत जाता हूँ। अगर अब मैं इससे पीछे हट गया तो अपनी असली पहचान को पीछे छोड़ दूंगा, और मैं एक ऐसा अडल्ट नहीं बनना चाहता जो अपनी ही पहचान को पीछे छोड़ दे। इसके अगले सीन में हॉबिन अपने ऑफिस में बैठ के जिन्हो ली के बारे में कोई सबूत ढूंढ रहा होता है, क्योंकि असेंबलीमैन योंग हुआंग ने जो उसको मौका दिया है हॉबिन को खुद को साबित करने का, उसे ये करना ही होगा ताकि योंग हुआंग उसकी मदद करे। हॉबिन योंग हुआंग को जिन्हो के खिलाफ कोई ऐसा सबूत देना चाहता है जो योंग हुआंग के पास पहले से ना हो, लेकिन काफी ज्यादा चीजों को देखने के बावजूद भी जिन्हो के खिलाफ उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हॉबिन थक हार के ये सोचता है वो ये अकेले नहीं कर सकता। अगर उसके दोस्त उसके साथ होते तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन फिर उसे याद आता है उसके दोस्त और उसकी फैमिली उसकी वजह से खतरे में पड़ने वाले थे। इसलिए वो ये सोचना बंद ही कर देता है कि उसके दोस्त उसके साथ होते, क्योंकि अगर दोस्त साथ होते तो वो खतरे में आ सकते थे। लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को याद करते हुए अपने मन में कहता है, इस सबको मुझे अब अकेले ही देखना होगा। मेरी कंपनी अब नहीं है, भले ही मुझे अकेला महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही होगा। इसलिए हॉबिन दोबारा से छानबीन करने लग जाता है और खुद से कहता है, यहाँ तक कि शोंगजुन भी जिन्हो के खिलाफ ज्यादा कुछ ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काफी देर से जैसे यहाँ पे कोई और भी है। दरअसल सच में यहाँ पे कोई और भी होता है, और वो होती है पगली ग्योल, जो चुपके से यहाँ पे घुस गई थी और हॉबिन के फ्रिज से कुछ खा रही है। ऊपर से हॉबिन को कहती है, क्या पीने के लिए कुछ नहीं है? हॉबिन हैरान होकर कहता है, क्या आखिर तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे तो बंद थे। हाँ, लेकिन खिड़की तो खुली थी ना। लेकिन तुम खिड़की से अंदर क्यों आई? क्या मतलब अंदर क्यों आई? क्योंकि वो खुली थी। तुम्हें लगता है तुम इस तरीके से कानून को तोड़ सकती? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जो तुमने मुझसे पहले मांगी थी। ये हॉबिन के मुंह में पॉपकॉर्न डालते हुए कहती है, मैं तेरी मदद करूंगी, और बाकी का पॉपकॉर्न पैकेट से पूरा अपने मुंह में उड़ेल देती है। हॉबिन इसको खुश होकर कहता है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? तुम सच में पागल हो। लेकिन इसका मतलब अब हम दोनों एक साइड में हैं। मैं चाहता हूँ तुम कल से ही मेरी मदद करना शुरू कर दो। मुझे जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोई चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, पहले नूडल्स ऑर्डर कर ब्लैक बीन सॉस के साथ। वैसे कुछ और लोग भी हैं जो तेरी मदद करना चाहते हैं। क्या कुछ और लोग जो मेरी मदद करना चाहते हैं? लेकिन कौन? तुझे क्या लगता है कौन? वही धोखेबाज जो तुझे छोड़ के चले गए थे। और हम देखते हैं हॉबिन की कंपनी के उसके सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद होते हैं दोबारा से उसकी मदद करने के लिए। पगली ग्योल बताती है, मैंने इन सब से बात करी और इन्हें मना लिया। दरअसल पगली ग्योल ने सबको कहा है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो भी तुम खतरे में पड़ोगे ही, इसलिए हम सबका साथ में रहना ज्यादा फायदेमंद है। स्नैपर कहता है, ये क्या बक रही हो? मैं तो पहले से ही साथ था। अभी सारे लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। योनवू कहता है, मेरे डैड ने कहा है वो भी मदद करेंगे। और रूमी को भी रियलाइज हो जाता है यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए साथ में रहना होगा। और ऊपर से अब वेंगक भी इनके साथ आ चुका है। ऑब्वियसली हॉबिन को ये सब सुन के अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ग्योल कहती है, भाई नूडल्स तो मंगा दी जो तुझसे बोले थे। लेकिन अपने दोस्तों को वापस अपने साथ देख के हॉबिन बहुत ही गंदी तरीके से रोने लगता है। ये देख के हान ग्योल कहती है, हा, जरा उस हराम के बच्चे को देखो, रोते हुए कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्हो के अड्डे को देखते हैं, जहाँ पे वो कट्टे रखे हैं जिनमें खून लगा हुआ है, और एक बंदे की बहुत ही गंदी धुलाई करी है डोंगशॉक ने, जो कि डोंगशॉक से माफी मांग रहा होता है। लेकिन डोंगशॉक इसके एक और मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है। इतने में ही जिन्हो और नेमलेस गैंगस्टर यहाँ पे पहुंच जाता है। जिन्हो ये सब कुछ देख के कहता है, ओह डियर, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है? डोंगशॉक बताता है, मैं इसे इसलिए मार रहा था
था जो मैंने इसको ट्रांसपोर्ट का काम दिया था वो इससे हो नहीं रहा था, इसलिए इसे थोड़ा सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिन्हो ये सुन के कहता है, क्या उसे अपना काम करने में ऐसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारे मेहमान यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए अपने मेहमानों के सामने हम लापरवाह बिल्कुल भी नहीं लग सकते। वैसे डोंग शॉक वो यहाँ पे कब आ रहे हैं उसकी डेट भी तय हो चुकी है, वो 90 डेज के अंदर इधर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास 90 दिन का वक्त है। एग्जैक्टली वो दिन आने वाला है जब हम साथ में होंगे। काफी लंबे समय से हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जब हम मिलेंगे तो कंट्री की माँ बहन एक करके रख देंगे। और जिन मेहमानों की ये बात कर रहा है, अगले सीन में थाईलैंड में हमें उन्हें दिखाया जाता है। उनमें से एक का नाम होता है मांगिल, दूसरा डैनियल स्मिथ, तीसरा मिस्टर ड्रैग। और ऑब्वियसली जिन्हो जिस तरीके से इनके बारे में बात कर रहा है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा खतरनाक होंगे और इनके साथ मिलके वो बहुत बड़ा कांड करने की सोच रहा है। दूसरी तरफ हॉबिन अपनी कंपनी के सारे दोस्तों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा सामना जिन्हो ली से है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो सरकार को भी अपनी जेब में रखता है, यहाँ तक कि वो न्यूज चैनल्स तक को भी कंट्रोल कर सकता है और टेसन जू भी उसके साथ है। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ उसके पास अपने भी काफी सारे गुंडे होंगे, इसलिए अब हम जो भी करेंगे हमें ध्यान से करना होगा। तुम तैयार हो ना, ये कोई गेम नहीं है, हम में से कोई मारा भी जा सकता है। वैसे भी भागने के लिए अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए वक्त है अपने फाइनल दुश्मन को कॉल आउट करने का। अभी हमें मानवा में कुछ ऐसे पैनल्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें एहुन का मैचअप मांगिल के साथ करा गया है, योनवू का मिस्टर ड्रैग के साथ, वैंगक का डोंगशॉक के साथ और हॉबिन का डैनियल स्मिथ के साथ। यानी कि हॉबिन के खास बंदे और जिन्हो के खास बंदे आपस में फाइट करने वाले हैं काफी जल्दी। इसके बाद ग्योल हॉबिन को पूछती है, तू मुझे ये बता मुझे करना क्या है। हॉबिन ग्योल को कहता है, मैंने सुना था जब तू एक्सजे कंपनी में थी तो वैंगक ने मुझे बताया तूने जिन्हो ली को भी कॉल आउट करने की कोशिश करी थी। ग्योल कहती है, हाँ करी थी, तो इसमें क्या है। हॉबिन कहता है, लेकिन तुम दोनों तो एक ही तरफ थे ना, तो तुमने उसे कॉल आउट करने की कोशिश क्यों करी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ होते हैं वो तुम्हारे साथ अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, इसलिए उनको टारगेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मैं जिस किसी को भी बर्बाद करने की सोचती हूँ उसको बर्बाद करके रहती हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। वैसे ये बताओ, क्या तुम्हें जिन्हो के बारे में कुछ मिला था। हाँ, मुझे एक पुरानी खंडर जैसी बिल्डिंग मिली थी। वैसे तुमने ये इतना सारा खाना किसके लिए मंगाया है। ये सब तुम्हारे लिए ही है। तो ठीक है, आगे सुनो। वो जो बिल्डिंग है वो शियोल से बाहर है। मुझे उसके बारे में तब पता चला जब मैंने जिन्हो का कई बार पीछा करा था। क्या तुम उस बिल्डिंग के अंदर भी गई थी। मैं वहाँ अंदर नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स थे। उस वक्त मैं इतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं थी। उस वक्त तो मामूली से घरों में भी चोरी करने में मुझे काफी दिक्कत होती थी। ग्योल, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो बिल्डिंग कहाँ है। क्या तुझे सच में लगता है मैं तुझे बता दूंगी। क्या तू नशे में है। अगर मैं तुझे बता दूंगी तो तू वहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा। तू चाहता है ऐसी जगह का पता मैं तुझे फ्री में बता दूं। पागल है क्या। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। मुंह बंद कर और मेरे सामने से दफा हो जा। और अगर तूने इस सब के बारे में वैंगक को बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। उस बिल्डिंग के अंदर घुसना तेरी औकात से बाहर है, इसलिए वहाँ मैं खुद जाऊंगी। इसके अगले सीन में ग्योल वहाँ पे चले भी जाती है और अपने मन में कहती है, हॉबिन एक नंबर का ढक्कन है। अच्छा हुआ उसने ही मुझे ये काम दे दिया। अब मुझे यहाँ से जो भी जानकारी मिलेगी उसको मैं हॉबिन को बेच दूंगी और कुछ पैसा कमाने के बाद वापस से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूंगी अपना। खैर अभी ग्योल दूर से वहाँ पे लोगों को देख पा रही है जो उस जगह को गार्ड कर रहे हैं। उस जगह पे ग्योल को टोटल 6 गार्ड्स दिखाई देते हैं और अपना पिंक वुमेन वाला मास्क पहन के वहाँ पे रेंगते हुए वो घुसना स्टार्ट कर देती है। इस जगह के गैंगस्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि दूसरी ब्रांच के लोग भी 90 दिन में यहाँ आने वाले हैं, लेकिन अचानक से एक साथ सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं। इन्हें यहाँ पास से ही कुछ आवाजें आ रही होती है। इन्हें लगता है यहाँ कोई घुस गया है। जैसे ही सारे भागते हुए वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कुत्ते वाला एक खिलौना रखा है और वो आवाज उससे आ रही है। जब सबका ध्यान इसके ऊपर था तो ग्योल इतने में ही अंदर घुस जाती है लुढ़कते हुए और इन गैंगस्टर्स को लगता है ये खिलौने वाला कुत्ता इन्हीं के किसी साथ के बंदे ने यहाँ पे रखा है इनसे मजाक करने के लिए, इसलिए इस बात को हल्के में लेते हैं। और इतनी देर में ग्योल पूरी तरीके से बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी है और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर चुकी है, इस उम्मीद में कि अंदर उसे कुछ गैर कानूनी देखने को मिलेगा जिसकी वो रिकॉर्डिंग कर लेगी। उसकी नजर यहाँ पे सीधा कुछ कट्टों पे पड़ती है जिनके बाहर से खून लगा हुआ है और क्योंकि इन कट्टों को काफी मेहनत से बंद करा है, काफी मेहनत से बांधा गया है, इसलिए कट्टों को खोलते हुए खुद से कहती है, क्या इतने सारे कट्टे। इन्होंने उसको बांधने में काफी मेहनत करी होगी, इसलिए मुझे ये सारे खोलने होंगे। लेकिन एक कट्टा जैसे ये खोलती है उसको देख के हैरान हो जाती है। उसके अंदर मरा पड़ा है एक बंदर जिससे काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है और क्योंकि जिन्हो का चैनल एनिमल वाला है इसलिए ग्योल को उसके ऊपर शक होने लगता है कि उसने अपना वो जानवरों वाला चैनल भी अपने इस धंधे के लिए खोला होगा। लेकिन थोड़ा सा और ढूंढने में बंदर के पेट में मिलती है इसे एक पुड़िया, जिसे देख के ये और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो पुड़िया कोई आटे की पुड़िया नहीं बल्कि ड्रग्स है। गुड़िया को यकीन नहीं होता कि जिन्हो कितना हरामखोर है कि पुड़िया को उसने बंदर के पेट में छुपाया है। लेकिन इतने में ही डोंगशॉक यहाँ पे आ जाता है और अपने बंदों को कहता है, दरवाजे बंद करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैंगक को जो अपने जुवेनाइल सेंटर वाले पुराने कोच से मिलने आया है। कोच वैंगक को देखते ही पहचान जाता है और ये दोनों बैठ के बातें करते हैं। वैंगक कोच को बताता है, आपका पुराना स्टूडेंट डोंगशॉक बाहर काफी ज्यादा गंदे काम कर रहा है, वो एक
गैंगस्टर बन चुका है और मुझे उसे हराना है, इसलिए मैं आपसे और ज्यादा बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। लेकिन कोच साफ मना कर देता है कि भले ही मैं तुझे सिखा भी दूं, उसके बावजूद भी तू डोंगशॉक को हरा नहीं पाएगा क्योंकि वो एक जीनियस है। लेकिन वैंगक के इरादे काफी ज्यादा बुलंद होते हैं, इसलिए कहता है कि आपको ऐसा लगता है आप मुझे ये सब बोलोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं वही वैंगक हूँ जिसको आप टफ गाय वैंगक बोलते थे। इसलिए कोच चोई, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टेहुन योनवू को लेके आया होता है हानशु शियोंग के पास ताकि हानशु योनवू को ट्रेनिंग करवा के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनवा सके। हानशु योनवू को देख के कहते हैं क्या तुम्हें ताकतवर बनना है? तुमने अपना नाम क्या बताया था? वो योनवू है ना? योनवू कहता है नाइस टू मीट यू सर, मैं टेहुन का दोस्त योनवू जी हूँ। हानशु इनको कहता है क्या तुम लोगों को कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए मैं उसको सजा दे सकता हूँ। लेकिन टेहुन कहता है डैड आपको किसी को सजा नहीं देनी है, आप इस बंदे को सिखाओ। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ अगर टेहुन एक बार बोल देता हाँ डैड किसी को सजा देनी है, तो हानशु शियोंग भी चाहते तो इस मानवा को अगले चैप्टर में खत्म कर देते। लेकिन योनवू भी कहता है आप तो टाइकोंडो इस्तेमाल करते हो ना, लेकिन मेरे को कराटे सीखने हैं, आपको तो कराटे आते भी नहीं होंगे, इससे बढ़िया तो मैं ही आपको कराटे सिखा दूं, आप क्या सिखाओगे मुझे? दरअसल ये चीज टेहुन ने जानबूझ के योनवू को बोलने के लिए कही थी ताकि हानशु शियोंग को गुस्सा आ जाए और वो अपने कराटे दिखा दे, और जब कराटे दिखा ही देंगे तो सिखाने भी पड़ जाएंगे। इसलिए योनवू जब बकवास कर रहा था तो कराटे स्टाइल में पड़ता है एक स्ट्रेट पंच, जिससे योनवू की हालत खराब हो जाती है। उस पर दर्द सहने की काफी बढ़िया पावर है, लेकिन फिर भी उसे दर्द होता है। और हानशु गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हैं तुझे पता भी है तू किसको बोल रहा है कि कराटे नहीं आते? हालांकि हानशु योनवू को बोलते हैं मैं तुझे सिखाने के डबल पैसे लूंगा, लेकिन योनवू जो उम्मीद कर रहा होगा टेहुन उसकी फीस थोड़ी कम करवा देगा, टेहुन उल्टा अपने फादर से ही कहता है 10% मुझे भी देना। खैर इसके अगले सीन में पगली ग्योल हॉबिन की कंपनी में पहुंच जाती है और उसे सारी रिकॉर्डिंग दिखाती है बंदर और ड्रग वाली। हॉबिन को ये सब देख के यकीन नहीं होता और वो उससे पूछता है क्या ये सब कुछ तुमने रिकॉर्ड करा है? ग्योल कह दिया है और नहीं तो क्या गधे, मुझे तो लगा था मैं बस पकड़ी ही जाने वाली हूँ, लेकिन मैंने बंदरों के बीच में खुद को काफी अच्छे से छुपा लिया। अच्छा तो इसलिए तुमसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन जो भी हो तुमने काफी अच्छा काम करा, मुझे यही चाहिए था। ये बंदर और ड्रग वाली वीडियो जिन्हो को टारगेट करने में काफी मदद करेगी। चलो अब वक्त आ चुका है चलने का। लेकिन जाना कहाँ है? इसके अगले सीन में ये दोनों पहुँचते हैं योंग हुआंग के घर, जो कि ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन है, और हॉबिन सारी रिकॉर्डिंग उसको दिखाता है। योंग हुआंग एक बड़ा आदमी है, इसलिए हॉबिन भी उसके साथ तमीज से रहता है। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग देख रहा था ग्योल उसकी तरफ उंगली करके कहती है आखिर साला ये कौन है? लेकिन योंग हुआंग उसको इग्नोर करते हुए हॉबिन से ही बात कर रहा होता है कि इतने सबूत काफी नहीं है। जिन्हो एक ऐसा बंदा है जो मीडिया को भी कंट्रोल कर सकता है, ऊपर से टेसन जो जैसा बंदा उसको सपोर्ट करता है, इसलिए इन सबूतों के साथ तो उसको स्क्रैच तक नहीं मार सकता। लेकिन ग्योल जो काफी देर से यहाँ पे बड़बड़ा रही है, योंग हुआंग के गार्ड उसको पकड़ लेते हैं, इसलिए वो चिल्ला के कहती है अबे सालो तुम हो कौन हरामजादों? अभी यहाँ पे वो लड़की सरकारी वकील भी मौजूद है और इन सबूतों से जिन्हो का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुन के उसको भी बुरा लगता है और हॉबिन को भी। हॉबिन जैसे ही अपनी हिम्मत हारने वाला था, इतने में ही योंग हुआंग उसको कहता है भले ही ये सबूत काम के नहीं, लेकिन इससे मुझे ये पता चल चुका है तो इस चीज के लिए कितना ज्यादा सीरियस है, इसलिए अब हम ये कर रहे हैं। हमें साथ में मिलकर काम करना होगा उन हरामजादों को हराने के लिए। तुम जिन्हो ली को देखो और टेसन जू को मेरे ऊपर छोड़ दो। इस पूरी कंट्री में अकेला मैं ही एक ऐसा हूँ जो टेसन जू को टेक डाउन कर सकता है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हर बार की तरह वीडियो को सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।